नमस्कार। आज की इस क्लास में हमारा जो प्रकरण है दिन का वो है कक्षा षष्ठी के विज्ञान विषय का अध्याय 5 कोयला और पेट्रोल। उसमें आज का जो हमारा प्रकरण रहेगा वो होगा कोयला। कोयले के बारे में पढ़ने से पहले हम कुछ प्रारंभिक बातों की चर्चा करते हैं कि दैनिक जीवन में हम बहुत सारी वस्तुओं का पदार्थों का जो है वो उपयोग करते हैं जो हमें प्रकृति से प्राप्त होती है, और कुछ चीजें हम मानवीय रूप से भी उनका निर्माण करते हैं। कहने का मतलब है कि हमारे दैनिक जीवन में जो भी वस्तुएं काम में आती हैं उनमें से कुछ जो है वो प्रकृति से प्राप्त होती है और कुछ जो है वो मनुष्य स्वयं उनका निर्माण करता है, जिनको हम कृत्रिम या संश्लेषित वस्तुएं भी कह सकते हैं। जो वस्तुएं या जो भी पदार्थ या और भी जो चीजें हैं जो हमें प्रकृति से मिलती है, जिनका हम उपयोग करते हैं, तो प्रकृति के द्वारा जो भी हमें प्रदान किया जाता है या प्रदान करती है प्रकृति, वो प्राकृतिक संसाधन कहलाती है। अर्थात जो साधन प्रकृति हमें प्रदान करती है उन्हें हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक संसाधन प्रकृति द्वारा प्रदत्त संसाधन को प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। अब प्राकृतिक संसाधन कहते हैं कि कुछ उदाहरण के बारे में देखें तो वायु, जो श्वसन में हम जो ऑक्सीजन लेते हैं वो हमें वायु से ही प्राप्त होती है, और वायु किसकी देन है? प्रकृति की। तो वायु एक प्राकृतिक संसाधन है। जल, हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारे कार्यों में जल है वो हम काम में लेते हैं, और जल भी हमें प्रकृति द्वारा प्रदान किया जाता है, तो जल भी एक प्राकृतिक संसाधन है। सूर्य का प्रकाश, ये भी प्रकृति द्वारा प्रदत्त है, तो सूर्य का प्रकाश भी प्राकृतिक संसाधन। खनिज तत्व, जो भी हम खादानों से खनिज तत्व प्राप्त करते हैं, विभिन्न प्रकार के धातु है, धातु जितने भी वो भी हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं। कोयला, जो बहुत सारे काम कार्यों में हम जो ईंधन के रूप में काम में लिया जाता है, वो भी प्रकृति द्वारा प्राप्त है, तो ये भी एक प्राकृतिक संसाधन है। पेट्रोलियम, पेट्रोलियम जो है वो कई पदार्थों का मिश्रण है, जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, कोक, कोलता, इन सब का मिश्रण है। तो वो भी हमें जो है वो पृथ्वी के जो है वो गहराई से प्राप्त होता है, और पृथ्वी जो वो प्रकृति का एक भाग है, तो पेट्रोलियम भी एक प्राकृतिक संसाधन। इसके अलावा प्राकृतिक गैस, ये सभी जो है वो हमें प्रकृति द्वारा प्रदान किए जाते हैं, तो इन सभी को हम है वो प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। प्रकृति में जो प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध हैं, उनकी उपलब्धता के आधार पर हम प्राकृतिक संसाधनों को दो भागों में वर्गीकृत करके उनका अध्ययन करते हैं। वो दो भाग कौन से हैं? कुछ प्राकृतिक संसाधन जो हैं वो कभी नष्ट नहीं होते, यानी हम उनका कितना भी उपयोग करें, मानवीय क्रियाकलापों के द्वारा वो कभी भी समाप्त नहीं होंगे, असीमित मात्रा में इस पृथ्वी पर या इस प्रकृति में विद्यमान है। वो प्राकृतिक संसाधन जिनको हम अक्षय प्राकृतिक संसाधन, यानी जिनका कभी क्षय नहीं होगा। और दूसरे कुछ प्राकृतिक संसाधन ऐसे होते हैं जो सीमित रूप में इस धरती पर विद्यमान हैं,
इस प्रकृति में विद्यमान है और वो मानवीय क्रियाकलापों के द्वारा अगर उनका अनियमित रूप से उपयोग किया जा रहा है तो इस तरीके से वो समाप्त भी हो सकते हैं। तो वो है समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधनों को उपलब्धता के आधार पर दो भागों में बांट सकते हैं। पहला अक्षय प्राकृतिक संसाधन। अभी हमने चर्चा की थी कि जो प्राकृतिक संसाधन पृथ्वी पर धरती पर जो है वो असीमित मात्रा में उपस्थित हैं और जिनका मानवीय क्रियाकलापों के द्वारा वो समाप्त नहीं होंगे तो उनको अक्षय प्राकृतिक संसाधन है, जिनका कभी क्षय नहीं होगा, जिनका कभी जो वो कभी समाप्त नहीं होंगे। तो ये संसाधन प्रकृति में असीमित मात्रा में उपस्थित है तथा इनको मानवीय क्रियाकलापों के द्वारा समाप्त नहीं किया जा सकता। यानी कि मानव चाहे कितना भी उपयोग कर ले, ये इतनी असीमित मात्रा उपलब्ध है कि ये मानव के द्वारा उपयोग किए जाने के कारण कभी समाप्त नहीं होंगे। उदाहरण के रूप में देखें अक्षय प्राकृतिक संसाधन तो सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश है वो जब तक सूर्य है तब तक हमें सूर्य का प्रकाश जो मिलता रहेगा। मानवीय क्रियाकलापों के का जो है वो प्रभाव सूर्य के प्रकाश पर जो है वो नहीं पड़ता, यानी मानव चाहे कितना भी उपयोग कर ले वो सूर्य के प्रकाश को समाप्त नहीं कर सकता। इसके अलावा वायु भी हमारे वायुमंडल में, जब तक वायुमंडल है तब तक वायु विद्यमान है और मनुष्य जो वो अपनी श्वसन क्रिया में जो वायु जो ऑक्सीजन काम में लेता है वायु से प्राप्त करता है, लेकिन वो अपनी क्रियाकलापों के द्वारा वायु को समाप्त नहीं कर सकता, वो चाहे कितना भी उपयोग करे। तो कुछ ये दो उदाहरण हैं, और भी बहुत से उदाहरण हैं जो प्रकृति में प्राकृतिक संसाधन वो असीमित मात्रा में उपलब्ध है। उनमें से दो हमने यहाँ पढ़े, सूर्य का प्रकाश और वायु। ये इतनी असीमित मात्रा में उपलब्ध है कि हम चाहे कितना भी उपयोग करें ये इनको कभी भी समाप्त नहीं कर सकते। दूसरे प्रकार के बारे में हमने पढ़ा कि समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। ये संसाधन प्रकृति में सीमित मात्रा में अर्थात इनकी मात्रा सीमित है और मानवीय क्रियाकलापों से ये समाप्त हो सकते हैं। यानी कि मानव इनका जो है वो अनियमित तरीके से उपयोग करे, यानी एक तरीके से कहें तो इनका दोहन या
अनुचित तरीके से उपयोग करें तो ये प्राकृतिक संसाधन है वो इस प्रकृति से समाप्त भी हो सकते हैं, क्योंकि इनकी मात्रा जो वो सीमित है। जैसे उदाहरण देखें तो वन जो वो इस धरती पे सीमित स्थान में है। वनों से जो है वो हमें बहुत सारी उपयोगी जो है वो वस्तुएं मनुष्य को प्राप्त होती है। अगर वनों का उचित तरीके से उपयोग किया जाए तो हो सकता है कि वन जो वो जब तक मानव जीवन तब तक उपस्थित रहे, उनको मानव को जो उनकी आवश्यकता की पूर्ति हो सके। लेकिन अनुचित तरीके से अगर इनका उपयोग किया जाता रहेगा तो वन जो है वो समाप्त हो सकते हैं। इसके अलावा वन्य जीवों का भी जो वो मनुष्य जो अपने उपयोग के लिए जो शिकार करता है, अगर उनका जो इसी तरीके से शिकार होता गया अनुचित तरीके से तो वन्य जीव भी जो वो समाप्त हो जाएंगे। इसके अलावा कोयले का निर्माण जो है वो हम विस्तार से आगे बढ़ेंगे। सारांश रूप में मैं कहूँ तो जो जीव जंतु जो पेड़ पौधे जो मृत हो जाते हैं और वो जो वो पृथ्वी के नीचे जो हो तय में दब जाते हैं और लगातार जो वो उनके ऊपर परत जमती जाती है और लाखों करोड़ों वर्षों के बाद में वही मृत पेड़ पौधे और जीव जंतु जो शरीर के अवशेष होते हैं वो कोयले में बदले जाते हैं। तो एक तो कोयले का निर्माण बहुत धीमी गति से होता है, लेकिन इनका जो उपयोग जो है वो मानव अपने लाभ के लिए बहुत तीव्र गति से कर रहा है। तो इस प्रकार से कोयला भी जो है वो जल्द समाप्त हो सकता है। पेट्रोलियम का निर्माण भी जो वो इसी तरीके से इस प्रकार से कोयले का निर्माण है वो मृत जीवों के मृत अवशेषों से होता है, जीवाश्म से होता है। जैसे पेट्रोलियम का निर्माण भी जीवाश्म से होता है। पेट्रोलियम जैसे कोई पेट्रोल, डीजल, केरोसिन जिनका उपयोग हम करते हैं तो वो भी समाप्त होने वाले संसाधनों में आते हैं। इस प्रकार से ये प्राकृतिक संसाधन जो इस प्रकृति में सीमित मात्रा में है और इनका अगर अनुचित तरीके से उपयोग किया जाता रहा तो ये समाप्त हो सकते हैं, इसलिए इनको समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। तो ये हमने पढ़ा कि उपलब्धता के आधार पर प्राकृतिक संसाधन दो भागों में है। एक तो अक्षय प्राकृतिक संसाधन जो असीमित मात्रा में है, मानव क्रियाकलापों को कोई प्रभाव नहीं पड़ता उन पर। दूसरे समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन जो सीमित मात्रा में इस प्रकृति में है और मानवीय क्रियाकलापों के द्वारा अगर उनका अनुचित तरीके से उपयोग किया जाएगा तो लगातार उपयोग होने से वो समाप्त भी हो सकते हैं। अभी तक के कालांश में हमने ये पढ़ा कि प्राकृतिक संसाधन क्या है और प्राकृतिक संसाधनों को उपलब्धता के आधार पर कितने भागों में हम बांट सकते हैं। अब उन्हीं प्राकृतिक संसाधनों में से हम एक प्राकृतिक संसाधन जो समाप्त होने वाला संसाधन है कोयला, उसका अध्ययन करते हैं। कोयला जो है वो एक काला, कठोर और ऊष्मा प्रदान करने वाला प्राकृतिक संसाधन है। काला, कठोर, ऊष्मा यानी जब वायु की उपस्थिति में जलता है तो जो है हमें ऊष्मा प्रदान करता है, काला और कठोर। और काला है इसका मतलब इसमें कार्बन भी है वो उपस्थित होता है। कोयला जो है वो घरों में भोजन बनाने के लिए ईंधन के रूप में कोयला है वो काम आता है, अर्थात कोयले को ईंधन के रूप में काम में लेते हैं। कोयले से जो ऊष्मा मिलती है उससे जो वो खाना बनाया जाता है। दूसरा, रेल इंजनों को चलाने के लिए जो भाप की आवश्यकता होती है उस भाप को
बनाने में भी जो है वो कोयले का उपयोग किया जाता है। तीसरा, तापीय विद्युत ऊर्जा संयंत्र। तापीय विद्युत ऊर्जा संयंत्र जहां विद्युत अर्थात बिजली का निर्माण किया जाता है। तो उस तापीय विद्युत ऊर्जा संयंत्र में ताप या ऊष्मा प्राप्त करने के लिए भी जो है वो कोयले का उपयोग किया जाता है और उसके बाद जो है वो विद्युत का निर्माण किया जाता है। इसके अलावा विभिन्न उद्योगों में ईंधन के रूप में ईंधन के रूप में अर्थात विभिन्न उद्योगों में ईंधन के रूप में काम में लेकर ऊष्मा प्राप्त करने के लिए भी है वो कोयले का उपयोग किया जाता है। ये कुछ कोयले के जो है वो प्राकृतिक संसाधन के उपयोग हैं। अब हम प्रकृति में जो है वो कोयला किस प्रकार बनता है, वो जो धीमा प्रक्रम है जिसे हम कोयले का निर्माण या कार्बनीकरण कहते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। कोयले का निर्माण। कोयले के निर्माण के बारे में हम पढ़े तो कोयले का जो निर्माण है वो एक बहुत ही धीमी प्रक्रिया है, अर्थात लाखों करोड़ों वर्षों में जो है वो कोयले का जो निर्माण होता है, अर्थात लाखों करोड़ों वर्ष जो है वो कोयले के निर्माण में लग जाते हैं। तो एक बहुत ही धीमा प्रक्रम है। लगभग 300 मिलियन वर्ष पूर्व 300 मिलियन वर्ष पूर्व ये माना जाता है कि पृथ्वी पर घने जंगल थे और वो जो घने जंगल या वन संपदा है वो बाढ़, भूकंप आदि जो प्राकृतिक आपदाएं जो उस समय आई, उसके कारण जो वन संपदा है, वन संपदा वो पृथ्वी की निचली सतह में दब गई। यानी जो पेड़ पौधे हैं, वन हैं, वो जो प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़, भूकंप है, उनके कारण वो जो वन संपदा है वो टूटकर जो हो पृथ्वी की निचली सतहों में दब गई और समय के साथ जो है इन वन संपदा या वन जो पेड़ पौधे हैं उनके ऊपर जो हो मिट्टी की परतें बनती गई और एक तरीके से उन पर जो है वो दबाव बढ़ता गया और ये वन संपदा जो है वो उच्च दाब के कारण और दूसरा लगातार वो जो तय के अंदर या पृथ्वी की परतों के नीचे जो रहने के कारण वहां का अंदर का जो तापमान भी जो वो बढ़ गया। तो उच्च दाब और उच्च दाब के कारण उच्च दाब व उच्च ताप के कारण उच्च दाब और उच्च ताप के कारण क्योंकि लगातार जो है वो जो वन संपदा थी उनके ऊपर मिट्टी की परतें बनती गई, मिट्टी की परतें बनने से जो है वो उनके ऊपर जो वो परतों का दबाव बढ़ता गया जिसके कारण जो वन संपदा संपीड़ित हो गई अर्थात एक तरीके से उन पर दाब बढ़ गया। दूसरा, पृथ्वी की परतों की गहराई में जाने से अंदर जो वो तापमान भी बढ़ गया। तो उच्च दाब और उच्च ताप के कारण जो वन संपदा थी वो किस में बदल गई? कोयले में बदल गई। कौन? मृत वनस्पति, यानी जो मृत वनस्पति यानी पेड़ पौधे जो टूट कर नीचे गिर गए थे प्राकृतिक कारणों के कारण, बाढ़ आदि, भूकंप आदि के कारण, वो वनस्पति जब पृथ्वी की निचली परतों में दब गए तो उस दाब और उस ताप के कारण वो है वो कोयले में बदल गई। इस प्रकार जो मृत वनस्पति के द्वारा कोयले का जो निर्माण होता है उस प्रक्रिया को जो है वो कार्बनीकरण कहते हैं। कोयले में मुख्य रूप से जो है वो कार्बन होता है और
इसीलिए जो हो कोयले के निर्माण की प्रक्रिया को हम कार्बनिकरण भी कह सकते हैं। कोयला भी जो है एक समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधन है। अगर उसका लगातार अनुचित तरीके से है वो उपयोग किया जाए तो वो है वो समाप्त हो सकता है। ये कोयले के निर्माण के बारे में जो है वो कुछ सामान्य जानकारी थी। अब हम कोयले का जो प्रक्रमण होता है अर्थात कोयले को जब निकाला जाता है तो उसके साथ कुछ अन्य उपयोगी पदार्थ भी जो वो निकलते हैं। वो उपयोगी पदार्थ जो कोयले के प्रक्रमण के दौरान निकलते हैं, अब हम उनकी कुछ यहाँ चर्चा करते हैं। कोयले के प्रक्रमण से निम्न प्रमुख पदार्थ निकलते हैं। कोयले का जब प्रक्रमण यानी प्रोसेसिंग किया जाता है उसका, तो उसे जो शुद्ध रूप में कोयला जो प्राप्त करते हैं तो उसके साथ साथ कुछ प्रमुख पदार्थ भी निकलते हैं। उनमें पहला जो है वो है कोक। कोक जो है वो कोयले के प्रक्रमण के दौरान निकलने वाला पदार्थ है और ये कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। कहने का मतलब है कोक में जो कार्बन की प्रतिशत मात्रा है वो अत्यधिक होती है, इसलिए ये जो है वो कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। कोक का जो उपयोग है, कोक का उपयोग इस्पात जो एक रासायनिक पदार्थ है एक तरीके से, उस इस्पात के औद्योगिक निर्माण में किया जाता है। यानी जहां जिन उद्योगों में इस्पात का निर्माण होता है, औद्योगिक रूप में इस्पात को बनाया जाता है, तो इस्पात को बनाने में कोक का जो है वो उपयोग किया जाता है। इसके अलावा जो कोक का उपयोग है वो विभिन्न धातु जो होते हैं, विभिन्न धातु, उन धातुओं के निष्कर्षण कहने का मतलब है कि विभिन्न धातुओं को जब शुद्ध रूप में प्राप्त किया जाता है तो उन धातुओं के निष्कर्षण में भी जो वो कोक को उपयोग में लिया जाता है। तो कोक जो है वो कोयले के प्रक्रमण के द्वारा निकलने वाला प्रमुख पदार्थ है। कार्बन की मात्रा अत्यधिक होती है, इसलिए कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। उपयोग के रूप में देखें तो इस्पात का जहां उद्योगों में निर्माण किया जाता है तो इस्पात के निर्माण में कोक का उपयोग किया जाता है। और विभिन्न जो धातु हैं जिनको शुद्ध रूप में प्राप्त किया जाता है तो उनके निष्कर्षण में भी कोक का जो उपयोग किया जाता है। कोयले के प्रक्रमण में जो दूसरा पदार्थ है वो है कोलतार। कोलतार जो है, कोक जो हमने पीछे अभी पढ़ा वो तो कठोर और काले रंग का कठोर पदार्थ होता है। उसके उलट जो कोलतार है वो एक अप्रिय गंध, यानी इसकी गंध जो है वो अच्छी सूंघने में जो है वो अच्छी नहीं लगती, इसलिए ये एक अप्रिय गंध वाला काला गाढ़ा द्रव है। यानी ये थोड़ा जो वो लिक्विड रूप में अर्थात द्रव रूप में पाया जाता है, अप्रिय गंध होती है और काले रंग का होता है। कोलतार जो है वो लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण है। कोलतार लगभग
200 पदार्थों का एक मिश्रण है। तो एक अम्लीय गंध वाला काला गाढ़ा द्रव है, लगभग 200 पदार्थों का जो हो मिश्रण होता है। कोलतार के उपयोग के बारे में हम देखें तो कोलतार के जो उत्पाद होते हैं, अर्थात कोलतार से जो उत्पाद बनाए जाते हैं, उन उत्पादों को उन उद्योगों में प्रारंभिक पदार्थों के रूप में काम में लिया जाता है जिन उद्योगों में हमारे दैनिक जीवन में काम आने वाले पदार्थों का निर्माण किया जाता है। कहने का मतलब है कि हम दैनिक जीवन में बहुत सी ऐसी वस्तुओं का जो उपयोग करते हैं, उन वस्तुओं में से बहुत सी वस्तुओं के लिए निर्माण के लिए कोलतार के जो उत्पाद होते हैं उनको काम में लिया जाता है। तो कोलतार के उत्पादों का प्रारंभिक पदार्थों के रूप में, प्रारंभिक पदार्थ यानी सबसे पहले जो पदार्थ कच्चे पदार्थ के रूप में काम में लेते हैं, तो प्रारंभिक पदार्थों के रूप में हमारे दैनिक जीवन में काम आने वाले बहुत से पदार्थों के निर्माण में कोलतार के उत्पादों का उपयोग के रूप में देखें तो कोलतार के उत्पादों का प्रारंभिक पदार्थों के रूप में हमारे दैनिक जीवन में काम आने वाले बहुत से पदार्थों के निर्माण में उपयोग किया जाता है। अब वो प्रारंभिक जो हमारे दैनिक जीवन में काम आने वाले पदार्थ हैं जिनको बनाने में कोलतार के उत्पादों का उपयोग किया जाता है, तो उनके कुछ उदाहरण देखते हैं। उदाहरण के रूप में देखें तो संश्लेषित रंग यानी कृत्रिम रूप से जो रंगों का निर्माण किया जाता है उद्योगों में, उन रंगों के निर्माण में कोलतार के जो उत्पाद होते हैं उनको काम में लेते हैं। औषधियों के निर्माण में भी जो है वो कोलतार के उत्पादों को काम में लिया जाता है। सुगंध, विभिन्न प्रकार के जो सुगंधित पदार्थ हैं उनके निर्माण में कोलतार के उत्पादों को काम में लेते हैं। छत निर्माण की सामग्री यानी छतों के घरों की जो छतें हैं उनके निर्माण में जो सामग्री काम में ली जाती है, उस सामग्री को बनाने में भी कोलतार के जो उत्पाद हैं उनको काम में लेते हैं। इसके अलावा जो है वो प्लास्टिक पेंट जो है जो दीवारों आदि में किया जाता है, उसके निर्माण में भी जो है वो कोलतार के उत्पादों को काम में लिया जाता है। ये कुछ दैनिक जीवन में हमारे काम में आने वाले पदार्थों के उदाहरण हैं जिनको बनाने के लिए कोलतार के जो उत्पाद होते हैं उनको काम में लिया जाता है। इसके अलावा एक और उदाहरण है कि मोथ और जो कीट हैं, विभिन्न प्रकार के कीट, उनको भगाने के लिए या उनको नष्ट करने के लिए, मारने के लिए जो नेफ्थलीन एक रासायनिक पदार्थ है, नेफ्थलीन की जो गोलियां बनाई जाती हैं, यानी कि मोथ और कीट पतंगे जो हमारे लिए हानिकारक हैं, उनको मारने के लिए जो नेफ्थलीन की गोलियां बनाई जाती हैं, इन नेफ्थलीन की गोलियों को बनाने के लिए भी कोलतार के उत्पाद को काम में लिया जाता है।
ये कोलतार और उसके कुछ उपयोग। अब हम तीसरे पदार्थ अर्थात कोयला गैस के बारे में जो है वो पढ़ते हैं। तीसरा पदार्थ कोयला गैस। दो पदार्थ अभी हमने पढ़े, कोक और कोलतार। कोलतार जो अभी हमने पढ़ा है इससे पीछे, कोलतार से संबंधित एक बात और कोयला गैस से पढ़ने से पहले कि पिछले कुछ समय तक जो सड़कों के निर्माण में, पक्की सड़कों के निर्माण में है, वो कोलतार का उपयोग किया जाता था। अब उस कोलतार की जगह एक दूसरे पदार्थ जो कोयले के प्रक्रमण से प्राप्त होता है, जिसको बिटुमेन कहते हैं, तो कोलतार की जगह अब पक्की सड़कों को बनाने में बिटुमेन नामक पदार्थ का उपयोग किया गया। अब हम तीसरे पदार्थ कोयला गैस के बारे में पढ़ते हैं। कोयला गैस भी जो है वो कोयले के प्रक्रमण के दौरान निकलने वाली एक जो है वो उत्पाद है। कोयले के प्रक्रमण के दौरान निकलने वाला एक उत्पाद है। उपयोग देखा जाए कोयला गैस का, तो कोयला गैस का उपयोग जो है वो जिन औद्योगिक क्षेत्रों में कोयले का प्रक्रमण होता है, इसका प्रक्रमण कोयले का, तो कोयले का प्रक्रमण जहां होता है उसी के आसपास जो उद्योग धंधे होते हैं, उन उद्योग धंधों में ईंधन के रूप में इस कोयला गैस का उपयोग किया जाता है। यानी कोयले का जहां प्रक्रमण होता है और कोयले से जो वो अलग अलग पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं, कोक, कोलतार, कोयला गैस, उस कोयले के प्रक्रमण के जो संयंत्र यानी जो जहां वो प्लांट होते हैं कोयले के प्रक्रमण के, उनके आसपास जो उद्योग धंधे होते हैं, उन उद्योग धंधों में इस कोयला गैस को जो वो ईंधन के रूप में काम में लिया जाता है। तो कोयले के प्रक्रमण संयंत्र के आसपास स्थित विभिन्न उद्योगों में ईंधन के रूप में कोयला गैस का उपयोग किया जाता है। तो यह है कोयला गैस का उपयोग। कोयले का जो प्रक्रमण संयंत्र होता है उसके आसपास जो विभिन्न उद्योग होते हैं, उन उद्योगों में ईंधन के रूप में कोयला गैस का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा एक और बात जो कोयला गैस के जो है वो इतिहास से जुड़ी हुई है कि 1810 लगभग 1810 में लंदन और लगभग 1820 में न्यूयॉर्क जो अमेरिका का एक प्रसिद्ध और जो एशिया का भी प्रसिद्ध एक हम कह सकते हैं शहर है और अमेरिका के एक जो एक राज्य है, तो 1810 में जो लंदन और 1820 में न्यूयॉर्क में, इन दो जगह पर जो है जो कोयला गैस का जो उपयोग है, कोयला गैस का उपयोग सबसे पहली बार सड़कों पर यानी 1810 में लंदन में और 1820 के आसपास न्यूयॉर्क में है वो कोयला गैस का उपयोग पहली बार सड़कों पर
रोशनी के लिए किया गया था। ये 1810 और 1820 के आसपास की बात है कि कोयला गैस का उपयोग पहली बार सड़कों पर रोशनी के लिए किया गया है। आजकल कोयला गैस का उपयोग सड़कों पर रोशनी की बजाय जो है वो ऊष्मा के लिए या हम कह सकते हैं ऊष्मा के स्रोत के रूप में किया जाता है। स्रोत के रूप में अधिक किया जाता है। तो ये तीन पदार्थ जो कोयले के प्रक्रमण के दौरान निकलते हैं, कोक, कोयला, कोक, कोलतार और कोयला गैस, तीनों के बारे में जो सामान्य जानकारी और उनके उपयोग के बारे में पढ़ा। तो ये आज का जो हमारा प्रकरण है कोयला क्या होता है, कोयले का निर्माण किस प्रकार से होता है, कोयले के प्रकरण में कौन से पदार्थ वो हमें प्राप्त होते हैं, उनके बारे में हमने पढ़ा। अगले क्लास में हम इसी अध्याय के अगले टॉपिक अर्थात पेट्रोलियम के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।